हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रशांत अक्सर एंड आज है 19 जून। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अह, सबसे फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है माउंट लेवोटोबी के बारे में। माउंट लेवोटोबी क्या है? तो एक ट्विन वोल्केनो है जो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है फ्लोर्स। उस फ्लोर्स के साउदर्न पार्ट में एक दो वोल्केनो है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं माउंट लेवोटोबी। माउंट लेवोटोबी की दो पीक्स हैं, एक है मेल पीक्स बोलते हैं, एक फीमेल पीक्स बोलते हैं। जो मेल पीक्स है उसका नाम है लाकी लाकी, मतलब लेवोटोबी लाकी लाकी, और दूसरा जो फीमेल है उसको हम बोलते हैं पेरम्पॉन पीक्स। ठीक है, तो ये माउंट लेवोटोबी क्या है? तो एक वोल्केनो है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपके पास टार्डीग्रेड के बारे में। टार्डीग्रेड्स क्या है? तो टार्डीग्रेड्स का हम लोग पहले दूसरे नाम्स भी हैं इसके, जैसे कि वाटर बियर के नाम से जानते हैं और मॉस पिगलेट के नाम से जानते हैं। टार्डीग्रेड्स एक माइक्रोस्कोपिक 8 लेग इन्वर्टिब्रेट्स है। इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? तो जिनके पास बैकबोन नहीं होता उनको इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ये जनरली हमेशा हाइड्रेटेड होते हैं। एक फिल्म ऑफ वाटर जो रहता है इनके बॉडी के ऊपर हमेशा रहता है। ये क्योंकि ऑर्गेनिज्म एनिमल होते हैं इसीलिए टार्डिग्रेड्स होते हैं। इनके अगर क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट तो ये इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। दूसरे ये जो है वो एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स किसे बोलते हैं? वो सारे ऑर्गेनिज्म जो काफी एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके कैसे एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं, तो एक्सट्रीम हीट हो गई, फ्रीजिंग कोल्ड हो गया, हाई प्रेशर हो गया, यूवी रेडिएशन हो गया, वैक्यूम ऑफ स्पेस हो गया, गामा रेडिएशन एंड इवन लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। जब जब भी कभी हार्श कंडीशन आता है तो उस हार्श कंडीशन में ये लोग क्रिप्टोबायोटिक स्टेट का यूज करते हैं, मतलब अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं क्रिप्टोबायोटिक स्टेट में, जिसको हम लोग टर्न स्टेट्स भी बोलते हैं, टून स्टेट्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर में ये लोग क्या करेंगे कि अपने बॉडी का सारा जो अमाउंट वाटर रहता है उसको ये लोग ऑलमोस्ट सारे वाटर को लॉस कर देते हैं सर्वाइव करने के लिए अपने आप को। फिजिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो होते हैं ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इनके पास होता है, और साथ साथ ये 1 mm या फिर 0.05 इंचेस से भी छोटे होते हैं। फिजिकल फीचर्स और बात करते हैं तो ये जो प्लांट सेल्स होते हैं और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये अपना न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं उनको सक करके। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज यहाँ पे छूट गया ऊपर में। एक्सियम 4 मिशन के अंदर में इनको जो है स्पेस में भेजा गया था, जिसका मतलब इसका कंडीशन स्पेस में कैसे ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे वो देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक पीवाईक्यू था जिसके अंदर में पिकॉक टारंटूला ये क्या है? तो पिकॉक टारंटूला एक स्पाइडर, ये अभी से आपको याद रहेगा, ऐसा ब्लू कलर का स्पाइडर दिखता है ये पिकॉक टारंटूला, बहुत सुंदर सा। और ये काफी स्मॉल जो फॉरेस्ट होते हैं, स्मॉल फॉरेस्ट एरिया में जनरली ये पाए जाते हैं। और साथ साथ ये आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल मतलब वो सारे जो स्पेसीज जो सिर्फ पेड़ पे रहते हैं उनको हम लोग आर्बोरियल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सियम मिशन 4 के बारे में बात करेंगे तो शुभांकर शुक्ला एक हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स है जो आपके पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाली है। फर्स्ट है जो 14 दिन जाके अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले हैं। इसमें से स्पेसएक्स हो गया, इसरो हो गया, पोलैंड का ईसा पोलैंड जो हो गया वो हो गया, ह्यूनर हो गया, एक्सेट्रा। ये सभी सभी की सभी जो एजेंसी इन्वॉल्व है स्पेस एक्स का फाल्कन 9 जो ये मिशन लेकर जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हमारे पास आता है कोबिया फिश के बारे में। कोबिया फिश के बारे में अगर बात करेंगे तो ये इंडिया का नेटिव फिश नहीं है, ये काफ़ी प्रीमियम फिश होता है एक्वाकल्चर के लिए। इसका और भी बहुत सारे नाम है इसके, जैसे कि ब्लैक सैल्मन हो गया, ब्लैक किंग फिश हो गया, ग्रैव ईटर हो गया, सी मोरल हो गया, फिर आपके पास लेमन फिश हो गया, लिंग हो गया, रनर हो गया, या फिर सर्जेंट फिश हो गया। ये सभी के सभी इसके नाम है। अगर ये देखेंगे तो ब्रैकिश वाटर में या फिर मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, बट क्या फ्रेश वाटर में पाया जाता है? तो नहीं। तो जनरली जो ये फ्रेश वाटर में नहीं है, जनरली ये रिवर्स वगैरह में नहीं पाया जाएगा। अगर इसका फाउंडिंग कहाँ कहाँ पाया जाता है तो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाटर्स में। ये पेलिगिक होते हैं। पेलिगिक मतलब वो जो सरफेस के आसपास में रहते हैं उनको पेलिगिक बोलते हैं, और डिमर्सल बोलते हैं जो बॉटम के आसपास में रहते हैं। तो सी के जो बॉटम में रहेंगे उनको डिमर्सल बोलते हैं। तो ये पेलिगिक है, मतलब ये सरफेस वाले एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु के बारे में बात करेंगे तो इन जो इसराइल जो है वो ईरान पे अटैक कर दिया है, तो इसके वजह से जो भी स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट जो ईरान में थे उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो जो भी इंडियन स्टूडेंट है उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसी ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, इंडियन क्रोएशिया के बारे में बात करते हैं। इंडियन क्रोएशिया को हम लोग 16 जून में डिस्कस किए थे, तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। इंडिया क्रोएशिया यहाँ पे ये कंसिस्टेंटली अभी टॉपिक न्यूज़ में आने वाला है। तो क्रोएशिया का अगर कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो जाग्रेब इसका कैपिटल है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जाग्रेब है जो काफ़ी इंडियन कल्चर के बारे में काफ़ी चीज़ प्रमोट करता है। और साथ साथ बहुत सारे वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी है जो कृष्ण जी के जो होते हैं। और रिवर यहाँ का दो इंपॉर्टेंट रिवर याद रखना है आपको, जैसे कि सावा और द्रवा जो हो गया यहाँ का दो इंपॉर्टेंट रिवर है। माउंटेन यहाँ पे
डिनेरिक आल्प, एक डिनेरिक आल्प एक माउंटेन है जो इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था, नाम का दैट इज नॉन अलाइव मूवमेंट, जो ना तो फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड से किसी से भी इनका कोई वो नहीं था, इन्होंने खुद का अपना जो ग्रुप बनाया था। और साथ साथ ये आईएमए जो फ्यूचर हो सकता है, आईएमए में ये फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया और क्रोएशिया के बीच में एमओयू साइन है डिफेंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, चलिए आ जाते हैं फिर से आज के आर्टिकल पे। इंडिया क्रोएशिया कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीएमएवाई, दैट इज प्राइम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। तो चलिए इसके अंदर में देखेंगे तो इसका गोल क्या है। इसका गोल है कि हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब सबको हाउस देना है 2022 तक, जिनके पास भी घर नहीं है, जिनके पास है उनको नहीं। ठीक है, तो ये दो दो चीज़ों में आता है, दो, एक अर्बन वाले में और एक रूरल वाले में। तो जो रूरल वाले में आएगा उसमें हम लोग देखेंगे इसके अंदर में। तो इसका एम क्या है कि रूरल वाले में कि ये आपको बिल्ड करेगा, जो भी पक्का हाउसेस है वो प्रोवाइड करना है एससी एसटी कम्युनिटी को या बीपीएल को या फिर बॉन्डेड लेबर विडो वगैरह हो गया उनको, जो भी विलेज में जिनके पास खुद का हाउस नहीं है या फिर कच्चा मकान है उनको ये देना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो संभालता है। पीएमए ग्रामीण वाला जो है, और ये पीएमएवाई जो है वो अर्बन वाला जो है, ये आपके पास इसके अंदर में क्या है कि आपको हाउस देना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो भी स्लम डिवेलपर्स होते हैं, जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया या फिर लो इनकम और मिडिल इनकम जो ग्रुप हो गए, उनके उनके लिए हाउस देना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन वाला जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली अर्बन में है। तो फंडिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो जो प्लेन एरिया में अगर कुछ भी ऐसा जो भी ये प्रोग्राम जहाँ भी इम्प्लीमेंट हो रहा है उसमें 60% जो है वो सेंटर देगा, 40% जो है स्टेट देगा। हिली एरिया है तो उसमें 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा। और अगर आपके पास यूनियन टेरोटरी है तो 100% जो है वो सेंटर देगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास न्यूज आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये स्टैटिक का है बट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड की मैं बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में ये आएगा, प्रमोट करेगा। और साथ साथ ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, लिटरेसी अवार्ड होता है एक्चुअली में, मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेसी अवार्ड होता है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। जो ज्ञानपीठ सबसे ऊपर होता है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है लिटरेसी में वो है आपके पास साहित्य एकेडमी अवार्ड। ठीक है, ये प्रमोट करता है कहीं ना कहीं इंडियन एक्सीलेंस को, जो लिटरेचर में जो भी अच्छा कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इंडियन जो सिटीजन्स होते हैं उन्हीं को अवार्ड दिया जाता है। साथ साथ ये 24 लैंग्वेज, इसके अंदर अगर बात करेंगे तो किस किस लैंग्वेज में ये दिया जाएगा, तो जो भी आपके पास 24 लैंग्वेज होते हैं उस 24 लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। इसमें से कि 8 शेड्यूल के अंदर जो 22 लैंग्वेज आते हैं वो प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी। 8 शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं या एक बार रिवाइज कर लीजिए। कश्मीरी, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, असमी, उड़िया हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल, मलयालम, फिर आपके पास कन्नड़, इधर आपके पास आएगा तो मराठी हो गई, गुजराती हो गया, फिर संस्कृत और उर्दू हो गया। देन आपके पास 71 से आपके पास 3 आया था ना, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। फिर 92 से आपके पास 4 आया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये सारे के सारे 22 प्लस इंग्लिश और राजस्थानी, ये सभी के सभी जो है वो साहित्य अकेडमी अवार्ड के अंदर में इन लैंग्वेज में जो भी रहता है लिटरेचर उनको मिलता है। नेक्स्ट आपके पास इसी में आता है कि आपके पास बाल साहित्य जो पुरस्कार है वो चिल्ड्रन राइटर जो रहते हैं उनको दिया जाता है। और साथ साथ युवा पुरस्कार जो रहता है वो 35 ईयर से कम के जो रहते हैं, 35 ईयर से जो कम रहते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है राइस का। यहाँ पे स्पेस मैंने काफी छोड़ के रखा है क्योंकि एक ही जगह डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, फिर से अगर इसके बारे में कुछ भी रहेगा राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो राइस के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है राइस का वो चाइना आता है ऑब्वियसली। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे फर्स्ट पे चाइना आता है। इंडिया जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का। लास्ट 5 से 7 मंथ के अंदर में इंडिया बासमती और नॉन बासमती राइस होता है दोनों करता है। राइस जो एक खाड़ी क्रॉप आता है जो मानसून में जनरली मानसून क्रॉप होता है। सबसे बड़ा इंडिया में देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है तो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के आइस आइस बोल रहा हूँ सॉरी राइस राइस वेस्ट बंगाल में राइस जो है वो जनरली राइस होता है वो खरीफ क्रॉप होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में तीनों सीजन में होता है। जैसे जो औस जो रहता है वो प्री मानसून वाला सीजन में औस नाम का जो राइस रहता है वो, अमन जो रहता है वो मानसून वाले में, और बोडो जो रहता है वो विंटर सीजन दैट इज रावी सीजन के में रहता है। और वेस्ट बंगाल के बाद यूपी आता है सेकंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे पंजाब आता है। टी के बारे में अगर बात करेंगे तो टी बहुत इजीली अभी याद कर सकते हैं आपकी, जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो एक्सपोर्टर भी है इंडिया। किसके बाद सेकंड है तो केनिया के बाद। केनिया जो है सबसे बड़ा जो मतलब एक्सपोर्टर जो है वो केनिया है। और अगर प्रोड्यूसर में बात करेंगे तो सारे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है। तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इंडिया सेकंड पे आता है। एक्सपोर्ट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा केनिया एक्सपोर्ट करता है, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे एक्सपोर्टर जो है आपके पास श्रीलंका आएगा। जो टी होता है उसका टी का जो प्लांट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैमेलिया
सिनेंसिस, कैमेलिया सिनेंसिस इसका ट्री का प्लांट का नाम होता है। टी का ओरिजिन अगर देखेंगे तो चाइना में हुआ था। 21 मई जो रहता है, इसे हम लोग इंटरनेशनल टी डे के नाम से भी, मतलब इंटरनेशनल टी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया के अगर अगर इसका इंडिया के अंदर में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में असम सबसे ज़्यादा जो है वो, एक्चुअली में इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन असम से आता है। तो ये लगभग 55% का टोटल प्रोडक्शन हमारा इंडिया का ये असम अकेला देता है, जिसमें से कि दो जगह इंपॉर्टेंट है असम में, एक है असम वैली हो गया और दूसरा है आपके पास चाचड़, ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा असम में प्रोडक्शन होता है। ईस्ट में अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल है, जिसमें कि दो वेस्ट बंगाल के अंदर द्वारसो के तराई हो गया, और दार्जिलिंग जहाँ पे फर्स्ट जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग के टी को, वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। थर्ड नंबर में अगर साउथ में बात करेंगे तो तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया एंड कर्नाटका हो गया। ये लोग साउथ के अंदर में जो ज़्यादातर टी प्रोड्यूस करते हैं, ये लगभग टोटल 17% का जो प्रोडक्शन होता है ये लोग देते हैं। टी बोर्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आएगा, और टी बोर्ड जो है 1954 में ये सेटअप किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये एक एक्ट से आया था। टी एक्ट 1953 के अंदर में बनाया गया था। इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, जैसे चेयरमैन हो गए, डिप्टी चेयरमैन हो गए, और कुछ इंडस्ट्री के कुछ और भी लोग रहते हैं। ओवरसीज ऑफिस के बारे में याद रखना, ये पीवाईक्यू में पूछा है। तो जो दुबई और मॉस्को है, इसके पास टी बोर्ड का दो ओवरसीज ऑफिस भी है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे तो कोलकाता है। एक क्वेश्चन चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो टोबैको है, टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर किधर है, वो बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। हाँ, ये मैप बार बार न्यूज में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो है आपके पास मिडिल ईस्ट वाला है। इसके नीचे पहले ये देख लेते हैं आपके पास। हाँ, डसॉल्ट और रिलायंस जो है वो एक कंबाइंड फैल्कन 2000 नाम का एक बिजनेस जेट्स बनाएगा, जिसमें जिसके बाद अगर ये बन जाएगा 2028 तक का ये है, अगर बनेगा तो इंडिया जो है वो, इंडिया का फर्स्ट फ्लाइट जो है वो बनेगा ये। तो ये आएगा न्यूज़ में, तो अभी देखेंगे, ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, आपके पास ये जो है वो एरिया बार बार न्यूज़ में आ रहा है ये सारा एरिया, तो ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे आपके पास तुर्की इधर आ जाता है, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, पैलेस्टीन हो गया। फिर उसके बाद आपके पास पैलेस्टीन के बाद इधर आपके पास जॉर्डन हो गया। इजिप्ट जो रहता है ये भी इसके अंदर में आता है। फिर इजिप्ट के बाद सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक एंड ईरान, ये सभी के सभी एरिया जो है वो मिडिल ईस्ट में आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए रेड सी, यहाँ पे ये लोकेशन है, बाब अल मंदेब यमन वाले, और यमन वाला जो एरिया रहता है यहाँ पे आपके पास, यहाँ से जो अंदर जा रहा है ये बाब अल मंदेब वाला है। अरबियन सी इधर है, गल्फ ऑफ ओमान इधर हो गया, पर्शियन गल्फ इधर हो गया। ठीक है, ये जो स्ट्रेट है यहाँ पे, इस स्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ग्लोबल का जो टोटल 20% का जो ऑयल ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, और ईरान भी इधर ही है। तो अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है इसराइल और ईरान के बीच में, तो ये यहाँ का जितना भी ट्रेड वगैरह रहेगा, ईरान उसको इम्पैक्ट करेगा। ट्रेड वाले जो भी ऑयल का प्राइसेस रहेगा वो हाइप करेंगे, रिलीज करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट कतर के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। कतर भी यहाँ पे पर्शियन गल्फ में यहाँ पड़ता है, ये मिडिल ईस्ट का ही पार्ट है ये भी। ये लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो रहता है उसको एक्सपोर्ट करता है ये। तो ये यहाँ पे अगर कोई भी ये पर्शियन गल्फ वाले रीजन में अगर इनस्टेबिलिटी आएगी, तो जितने भी आपके पास ऑयल के प्राइसेस हैं, ऑयल का ट्रेड है वो खराब होगा, जो एलएनजी का ट्रेड है वो खराब होगा। तो इन सभी चीज़ों में प्राइस का हाइक आएगा इन सभी चीज़ों पे। तो ये था आज का टोटल न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा हुआ क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ थे। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। एंड इसका नोट्स जो है वो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी लेक्चर से, मेरे पीडीएफ से हेल्प मिल रहा है। मैं एक नया अभी चैनल है, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए रहेगा। अगर आप मेरे नोट से आपको हेल्प मिल रहा है, मेरे अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरा भी हेल्प करिए, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। एंड कमेंट में अपना बताइए ज़रूर रिव्यू कि आपको कैसा लग रहा है, क्या इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ और इसमें। और दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।